रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जब मैं इस घटना पर पढ़ रहा था, इस घटना पर स्टडी कर रहा था, तो मैं एकदम से चौंक गया था। क्योंकि इस घटना के अंदर अंत में जो चीज़ें निकल के आईं, उसने ना कि मुझे चौंकाया, बल्कि आप लोग भी जब उस पूरी सच्चाई को सुनेंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे। आप लोगों को भी भरोसा नहीं होगा कि आखिरकार इंसान इतना ज़्यादा गिर सकता है। दोस्तों, एक कहावत है कि ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते को इंसान ने कलंकित ना किया हो, और ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते के अंदर क्राइम ना हुआ हो। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो पिछले 8 या फिर 10 साल से जो नाजायज़ ताल्लुकातों का जो सिलसिला चालू हुआ है, तो उसने ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते को कलंकित ना किया हो। हालांकि इंसान अपने क्राइम को छुपाने के लिए एक बड़ी सटीक प्लानिंग तो करता है, लेकिन शायद वो ये भूल जाता है कि वो अगर गलत काम करेगा तो उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और यकीनन दोस्तों, आज की इस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सुनने के बाद में अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के दिन वीडियो आया नहीं था तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कामकाज चल रहा है, इस वजह से जो वीडियो है आज भी लेट हो जाएगा। 10 बजे के आसपास ही वीडियो आएगा। तो चलते हैं फिर सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है बिजनौर ज़िला। ये जो बिजनौर ज़िला है, इसी बिजनौर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है नागला थाना, और इसी नागला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है तिसौत्रा गांव। और इसी तिसौत्रा गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार में परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम सुभाष तोमर है। उम्र लगभग इनकी 60 साल के आसपास है। इनकी पत्नी है और इनका एक बेटा है जिसका नाम सौरभ है। उसकी उम्र 30 साल के आसपास है। अच्छा, सौरभ की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम गुड़िया है। और दोस्तों, ये जो पूरा परिवार है ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। जो सौरभ और उसके पिता सुभाष तोमर थे, थोड़ी बहुत इनकी खेती किसानी थी, उसी खेती किसानी को किया करते। साथ के साथ अगर कुछ और काम मिल जाता तो उस काम को भी किया करते। यानी परिवार में ना इतनी अमीरी थी ना इतनी गरीबी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो परिवार था खुश था। परिवार में सब कुछ चीज़ें जो थी वो ठीक थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। अब इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 12 नवंबर साल 2025, और इसी 12 नवंबर साल 2025 को जो सौरभ होते हैं वो अपने पिता सुभाष तोमर से कहते हैं कि वो खेतों पर किसी काम से जा रहे हैं और जल्द ही लौट आएंगे। सुभाष तोमर जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटा, जाओ और देख लेना खेतों पर कोई नुकसान ना किया हो, किसी ने कोई प्रॉब्लम ना हो। खेती किसानी को अक्सर जो किसान लोग होते हैं वो देखा ही करते हैं। तो जो सौरभ होते हैं ये अपने पिता जो सौरभ होते हैं अपने पिता सुभाष से ये सब कुछ कहकर अपने खेतों पर चले जाते हैं। अब ये खेतों पर जा चुके थे। आमतौर पर जिस वक्त तक सौरभ को लौट आना चाहिए था, उस वक्त तक जो सौरभ होते हैं ये लौट कर आते ही नहीं है। अब सौरभ लौट कर आते नहीं है तो इनके पिता जो सुभाष होते हैं उनको थोड़ी सी चिंता होती है कि बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। लिहाजा जो सुभाष होते हैं अपने बेटे सौरभ का मोबाइल नंबर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक से जो सौरभ था इसका मोबाइल नंबर घर ही रह गया था। अब मोबाइल नंबर घर रह गया था तो रिंग जो थी वो घर पे ही बोल रही थी। लिहाजा उसके बाद में जो सुभाष होते हैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए खेतों की तरफ जाते हैं, लेकिन जब खेतों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी नहीं मिलते हैं। अब 12 नवंबर साल 2025 का ये पूरा मामला था। पूरी रात ऐसे ही कशमकश में इस पिता की गुजर जाती है। 13 नवंबर आ जाता है। 13 नवंबर को भी ये पिता सुभाष, इसके परिवार के अन्य सदस्य, बाकी के रिश्तेदार सब मिलकर सौरभ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सौरभ का कहीं पर भी कोई पता नहीं मिल रहा है। अब परिवार वाले परेशान हैं। जितने भी दोस्त थे उन दोस्तों से पूछा जाता है, जितने भी मिलने वाले लोग थे उन सारे ही मिलने वालों से पूछा जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो शहर से, गांव से बाहर रहकर शहर में काम किया करते थे, तो उन लोगों को भी कॉल किया जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सौरभ आया सॉरी। लेकिन दोस्तों, कहीं से भी जब सौरभ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो सौरभ के जो पिता सुभाष होते हैं आखिरकार थक हार कर 14 नवंबर साल 2025 को पुलिस थाने पहुंचते हैं। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बताते हैं कि इस तरीके से उनका जो बेटा है सौरभ वो खेत पर गया था किसी काम से, उसके बाद लौट कर ही नहीं आया। अब जो सुभाष ये सारी चीज़ें पुलिस से कहते हैं तो पुलिस भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है।
गंभीरता से लेने के बाद में जो सौरभ थे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और सुभाष से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को हम ढूंढने का काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों अब पुलिस जो थी इस पूरे मामले के अंदर सुभाष के घर भी पहुंचती है, वहाँ भी पूछताछ करती है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। लेकिन जैसे ही 15 नवंबर साल 2025 का दिन आता है तो जो सुभाष होते हैं ये पुलिस थाने पहुंचते हैं और सुभाष पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहते हैं कि उनके बेटे की डेड बॉडी गांव के ही बाहर एक गन्ने के खेत में मिली है। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। गांव की जो भीड़ थी वो भी उसी गन्ने के खेत में पहुंच जाती है। पुलिस वाले सबसे पहले पहुंचकर उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं एंड डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में अब सीधा इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अच्छा, जो सुभाष थे ये पुलिस से ये कहते हैं कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की हत्या जो हुई है शायद उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अच्छा, बाकी के लोगों को भी यही लगता है क्योंकि गन्ने के खेत के अंदर मिली है डेड बॉडी। आमतौर पे कोई जंगली जानवर आ जाए तो हमला कर देता है इंसान के ऊपर, तो इस वजह से कई जानें जा भी चुकी हैं पास्ट में। लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें ऐसी थी जिसे देखने के बाद में ये जो पूरा केस था अब 90 डिग्री तक घूम जाता है। क्योंकि दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि जो सौरभ था उसकी हत्या की गई थी और हत्या भी किसी तेज़ धारदार हथियार से उसके गले पर वार करके की गई थी। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं तो क्लियर हो जाता है अभी तक जो एक जंगली जानवर के हमले की बात कही जा रही थी अब वो सीधा सीधा हत्या का मामला हो चुका था। लिहाजा पुलिस जो थी वो बाप की ही तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है हत्या का और उसके बाद में इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले अगर पुलिस पूछताछ करती है तो वो करती है सौरभ के पिता सुभाष से। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं, कोई रंजिश तो नहीं, हाल फिलहाल में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी से कोई पैसों का लेन देन तो नहीं है। लेकिन जो सुभाष होते हैं सौरभ के पिता वो कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बड़े गरीब लोग हैं, बस मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने खेतों पे किसानी करते हैं, तो हमारी किसी से क्या दुश्मनी क्या रंजिश रही होगी, साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं क्योंकि सौरभ की उम्र 30 साल के आसपास थी। फिर पुलिस वाले ये पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लड़की के साथ में कोई नज़दीकियाँ, किसी महिला से कोई नज़दीकियाँ, क्योंकि आजकल जो बैड रिलेशनशिप है इसके चलते भी बहुत सारे कत्ल हो जा रहे हैं। लेकिन जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब सौरभ तो बहुत सीधा साधा लड़का था, उसकी ना किसी से कोई नज़दीकियाँ थी ना कोई अफेयर था। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चलती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस जब लौट फिर कर बार बार जब सौरभ के पिता सुभाष से पूछताछ करती है, क्योंकि सुभाष ने ही यही कहा था कि जंगली जानवर के हमले में ही मौत हुई है मेरे बेटे की, और वो अब भी यही कहने की कोशिश कर रहा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद भी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब सुभाष तोमर के ऊपर शक हो जाता है। अब सुभाष तोमर के ऊपर शक होता है तो इसे पुलिस तुरंत पुलिस थाने लेके पहुंचती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद में सुभाष तोमर से पूछताछ की जाती है तो सुभाष तोमर थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन अंततः जब पुलिस सुभाष तोमर के ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे। दरअसल जो सुभाष तोमर होता है वो कहता है कि हाँ साहब मैंने ही अपने सगे बेटे की हत्या की है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि सुभाष तोमर ने ही अपने बेटे सौरभ की हत्या की है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या वजह थी, क्यों तुमने अपने बेटे की हत्या की। तो जो सुभाष तोमर होता है वो कहता है कि उसका जो बेटा सौरभ है ये उसके और उसकी प्रेमिका के बीच आ रहा था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन है तुम्हारी प्रेमिका और भला तुम्हारा बेटा सौरभ उसमें क्यों बीच में आ रहा था। तो जो सुभाष तोमर होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल मेरे बेटे सौरभ की ही जो पत्नी है यानी कि मेरी बहू, उसी के साथ में मेरे नाजायज़ ताल्लुकात थे और एक दिन जो मेरा बेटा होता है वो मुझे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद में आए दिन इसी बात को लेकर घर के अंदर झगड़ा हुआ करता था और वो अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र भी रखा करता था, जिसकी वजह से मिलना मिलाना होता नहीं। इसी वजह से ये जो बाप था सुभाष तोमर अब ये प्लानिंग करता है कि ये अपने बेटे सौरभ की हत्या कर देगा, क्योंकि उसके बाद में इसे मौका मिल जाएगा कि वो अपनी बहू के साथ में यानी अपनी बेटे की पत्नी के साथ में जब चाहे जब सो सकता है। जब ये सारी चीज़ें वो सोच लेता है तो उसके बाद में 12 नवंबर साल 2025 को जो सौरभ था जब अपने खेतों के लिए निकलता है तो पीछे से ही सुभाष तोमर भी निकल जाता है और जंगल में अकेला देखकर वो उसके पीछे से गर्दन पर एक तेज़ धारदार हथियार से इतनी ज़ोर से वार करता है कि हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि जो सौरभ होते हैं उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को गन्ने में खेत में डालता है। अब सोचता है हत्या तो हो चुकी है, क्या करे।
फिर सोचता है कि क्यों ना इस हत्या को एक जंगली जानवर का अटैक दिखा दूं और पुलिस में खुद कंप्लेंट लिखा दूं। उसके बाद ना पुलिस मुझ तक पहुंच सकेगी, हमारा कांटा भी निकल जाएगा और उसके बाद में वो अपने ही बेटे की पत्नी के साथ में जब चाहे जब शारीरिक संबंध बना सकता है। जब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने खुल के आती है और लोगों तक जब ये सच्चाई पहुँचती है तो लोग बड़ा हैरान होते हैं कि आज के इस समय में माता भी कुमाता देख ली, बेटा भी कपूत देख लिया, लेकिन बाप भी हैवान आखिरकार देख ही लिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मीना जी कल के वीडियो जो कि मैंने नहीं डाला था उसके लिए लिखती हैं कि आज का वीडियो नहीं आया सर, आप ठीक ठाक तो हैं? हाँ मीना जी, मैं गाँव गया हुआ था। और उसके बाद दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है मेरे भाई, शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, नाइस स्टोरी। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी, शरीन शर्मा लिखते हैं मलिक भाई बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। तो शरीन शर्मा जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं चेंजेड स्टोरीज वेरी नाइस, थैंक्स सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। लईक अब्बास गुलस्तनाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिब फरहान जी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखती हैं मलिक भाई थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो फरजाना सिद्दीकी जी बहन आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो मेरे भाई आपका भी शुक्रगुजार हूँ। नमस्ते सर जी, नाइस वॉइस। प्रदीप वर्मा जालंधर पंजाब से, तो मनदीप वर्मा की पत्नी है ये। प्रदीप वर्मा जालंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। मीना जी नमस्ते लिखती हैं। सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका शुक्रिया। अल वफा जी कमेंट्स करते हैं, सुनील त्यागी लिखते हैं हम दोनों पति पत्नी आपकी कहानी सुन रहे हैं, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, इरशाद भी जेल में बैठकर स्क्रिप्ट बनाएगा। तो फरजाना सिद्दीकी जी शुक्रिया आपका। ए चौधरी हैं लिखते हैं लोगों के पास दिमाग तो बहुत है पर इस्तेमाल का तरीका गलत है। तो ए चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने सुनाए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।